और जैसे ही मौसम में वात बढ़ेगा, वात बढ़ने का मतलब है जैसे ही मौसम में सर्दी बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है, तो क्या होता है? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस पिंड में हो रहा है। अगर ब्रह्मांड में ठंडक बढ़ी है, वात बढ़ा है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में भी क्या होगा? ठंडक बढ़ेगी, वात बढ़ेगी। वात बढ़ने का मतलब सर्दी रहेगी, ठंडक रहेगी, हमारे जोड़ों में अकड़न रहेगी, जकड़न रहेगी, दर्द बढ़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं? वात बढ़ा हुआ है। और सर्दियों में जनरली लोगों का वात बढ़ जाता है। तो आज हम वात से जुड़ी हुई, यानी वायु से जुड़ी हुई दो बीमारियों पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। लगभग 28 साल का मेरा अनुभव है आयुर्वेद की चिकित्सा का। और पिछले 9 सालों से मैं मोदी केयर के साथ में हूँ। मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैं मोदी केयर में हूँ। और निश्चित रूप से सबसे पहले इन सप्लीमेंट्स को खुद यूज किया, पड़ोसियों को यूज कराया, रिश्तेदारों को यूज कराया, पेशेंट्स को यूज कराया। जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो लगा क्यों ना इस बिजनेस को कैरियर बनाया जाए। और आज की तारीख में मोदी केयर में टॉप टाइटल पे हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन आज का। और हमारा आज का प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है जी, चलिए रेडी। बहुत बढ़िया, यस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स। Cervical spondylitis is a common age-related condition that affects the spine in the neck. Recognizing the symptoms is the first step in managing this degenerative disorder. मतलब बहुत स्पष्ट है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज ए कॉमन एज रिलेटेड कंडीशन, यानी कि उम्र से जुड़ी हुई ये कंडीशन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप इस कंडीशन के लिए प्रोन होते जाएंगे। ये कंडीशन कहाँ इफेक्ट करती है? निश्चित रूप से ये कंडीशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है। कहाँ होती है ये? जो कि आपकी नेक से जुड़ी हुई है। तो ये है बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आपको फिगर दिखाई पड़ा होगा, मेरा कर्सर दिखाई पड़ा होगा। ये इतना एरिया जो है ये किसका एरिया है? सर्वाइकल का एरिया। आइए समझते हैं गहराई से। What is cervical spondylisis? Cervical spondylisis is a general term used to describe age-related wear and tear affecting the spinal discs in the neck. यानी कि हमारी गर्दन में जो वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्राज के बीच में जो कुशन है, जो डिस्क है, उस डिस्क में किसी भी प्रकार के वियर एंड टियर को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के नाम से जानते हैं। The condition is extremely common, affecting up to 80% 5% of the people at the age of 60। यानी कि 60 वर्ष के उम्र के ऊपर के लोगों में लगभग 85% लोगों में कभी ना कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जरूर हुआ हो। एनाटॉमी क्या है आप समझ लीजिए। पहले इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको कि बेसिकली है क्या चीज ये। ठीक है। द सर्वाइकल स्पाइन ऑल्सो नोन एज द नेक, जिसको हम गर्दन बोलते हैं, इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉलम। यानी रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। इट स्पाइनल कॉलम, इट कंसिस्ट ऑफ 7 वर्टेब्रा, 7 ये। इसको समझिए आप ध्यान से। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये है वर्टेब्रा। इसको क्या बोलेंगे? ये है वर्टेब्रा। और यहां क्या है? यहां है डिस्क। फिर ये वर्टेब्रा, फिर ये डिस्क, फिर वर्टेब्रा, फिर डिस्क। यानी कि 2 वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, कुशन डिस्क होती है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी? C1 से लेकर C7 तक। मतलब क्या हो गया कि अगर आप जोड़ेंगे तो ये C1 अगर है तो ये तो वाले स्पाइनल कॉर्ड लंबर का दिखाया पड़ रहा, लेकिन अब समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से लेके 7 तक कहीं भी सर्वाइकल के जो कॉलम्स हैं यहां पर कहीं पर भी किसी प्रकार का वियर एंड टियर हो रहा है डिस्क में या फिर जॉइंट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है जी साहब। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझिए ध्यान से। कॉजेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है।
सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा एज रिलेटेड वियर एंड टीयर। एज रिलेटेड, सॉरी, एज रिलेटेड वियर एंड टीयर। As we get older, the disc and joints in the cervical spine gradually degenerate, leading to the development of cervical spondylosis. क्लियर हो रहा आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए समझिए ध्यान से। कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो डिस्क है, ये जो वर्टेब्रा के बीच में डिस्क है, ये पीली वाली जो है ये डिस्क है, और ये क्या है, हाँ, ये पीली वाली जो है ये है डिस्क। आप एक मिनट रुक जाइए, हाँ जी, ये डिस्क है पीली वाली, और ये ग्रे वाला क्या है, ये वर्टेब्रा है। तो क्या है जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी डिस्क और हमारे वर्टेब्रा डिजनरेट होंगे, कमजोर होंगे, इनके बीच का गैप कम होगा, और हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट हो सकते हैं। ये पहला रीजन है। पहला रीजन क्या है, एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसऑर्डर। एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, एज रिलेटेड। दूसरा क्या है, नेक इंजरी और ट्रॉमा। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, या किसी प्रकार की आपको कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी नेक की मसल्स या फिर वहां पर जो वर्टेब्रा हैं या कुशन्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो वहां पर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तीसरा एक और रीजन हो सकता है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, एंड दैट इज हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन। यानी कि ये देखिए, ये वर्टेब्रा है, यहां पर मेरा कर्सर जहां पर है ये वर्टेब्रा है, इसके बीच में डिस्क है, फिर ये वर्टेब्रा, फिर डिस्क। अब मान लीजिए डिस्क जो है ये थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक गई, अपनी जगह से खिसक गई, और खिसकने के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड है, एक ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये जब खिसक गई तो खिसक के कहां करेगी, ये स्पाइनल कॉर्ड को टच करेगी, वहां पर क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, प्रेशर बनाएगी। और जब वो वहां पर प्रेशर बनाएगी तो कहने के लिए तो बड़ा आसान होता है कि सर वो जरा सी डिस्क खिसक गई है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रही है, और दैट्स ऑल। बट जिसको होता है उसकी आत्मा जानती है, उसका भगवान जानता है कि कितना पेनफुल होता है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, पढ़ाने की कोशिश करी, रेणुका मिस्त्री, क्लियर हो गया? रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सात मनके, ऊपरी सात वर्टेब्रा जो होते हैं उनको हम सर्वाइकल की श्रेणी में डालते हैं। दो वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये डिस्क कमजोर होती है, ये वर्टेब्रास कमजोर होते हैं, और एक निश्चित उम्र के बाद में लगभग 85% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है। ठीक है, पहली चीज। अब इसके तीन कारण होते हैं। एक कारण आपकी बढ़ती हुई उम्र, जिसको हम एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर हो गया छाया जी? समझ में बात आ रही है मेरी? यानी उम्र बढ़ेगी तो सर्वाइकल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है, तो भी इस तरह की संभावना हो सकती है। अक्सर आपने गर्दन में पट्टी उट्टी लगाते देखा होगा जिन लोगों के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया ये है डिस्क हर्निएशन। ये कई बार यंग लोगों में भी देखा जाता है कि आपकी दो वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क है वो थोड़ी सी खिसक गई, और जैसे वो थोड़ी सी खिसकी, उसने स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डाला, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डाला, वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं आपके हाथों की तरफ उन पे कंप्रेशन हुआ, और फिर आप कहते हो सर ये मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन मैनिफेस्ट रेंज ऑफ सिम्टम्स ऑफ एन इंपैक्टिंग डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉमन साइंस इज क्रूसियल फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोसिस कर पाए कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर कुछ और है। लेकिन अगर आपको एक बार कंफर्म हो गया कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो कि सिम्टम से भी मालूम पड़ सकता है और एक्सरे से, एमआरआई से भी मालूम पड़ जाता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट काफी आसान हो जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले नेक पेन एंड स्टिफनेस। अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि जो लिखी हुई चीजें होती हैं वो ब्रेन में रजिस्टर होती हैं, सुनने वाली चीजें क्या होगा, 2 से 3 घंटे के बाद में बाहर हो जाएंगी।
लेकिन अगर आपने डायरी में नोट कर रखा है, कहीं नोट किया हुआ है, तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो पाएंगी। तो नेक पेन एंड स्टिफनेस, सबसे पहला लक्षण आएगा नेक पेन और जकड़न का, यानी गर्दन में दर्द और जकड़न का। Cervical spondylosis can cause persistent pain and tightness in the neck, often described as a dull aching sensation। यानी कि सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में लगातार आपको दर्द और गर्दन में जकड़न आपको महसूस होगी। जैसे गर्दन में घुमा रहा हूं, इसमें क्या महसूस होगी? जकड़न महसूस होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस। दूसरा क्या है? रिड्यूस्ड मोबिलिटी, stiffness and limited range of motion in the neck can make simple movements like looking over the shoulder difficult। यानी कि मुद्दे वाली बात क्या है, समझिए ध्यान से। कहा यह जा रहा है कि आपको अपनी गर्दन से अपना कंधा देखने का प्रयास कीजिए। आप जरा देखिए, अच्छा आपने अपने गर्दन, हाँ अपना कंधा देखो छाया। वेरी गुड, बलदेव कुमार सिंगल साहब, बिल्कुल अपनी अपना कंधा दिखाई पड़ रहा है आराम से। इसका मतलब आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, यू आर फिट एंड फाइन। जानकी दीदी आप भी चेक करो जरा अपनी अपने गर्दन को, हाँ अपना कंधा देखो जरा, दर्द तो नहीं हो रहा किसी प्रकार से? तो अपनी ही गर्दन से, अपनी ही आंखों से अपनी गर्दन घुमाकर अपना कंधा चेक करिए। अगर आपको किसी प्रकार की जकड़न या अकड़न नहीं महसूस हो रही है, तो आपकी अभी गर्दन ठीक है, ठीक है। अदरवाइज जिनको भी सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है या जिनको भी सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है, वो अपनी आंखों से अपना कंधा नहीं देख सकते, उनको गर्दन घुमाने में दर्द होगा। इसके साथ साथ तीसरा है मसल स्पाज्म। द नेक मसल्स में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू द एक्यूट स्पाज्म एंड फर्दर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। मसल्स आपकी अकड़ जाती है, मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, स्पेशली जो ये मसल्स हैं, ये वाली मसल्स जो हैं, इनमें क्या होता है? जकड़न आ जाती है, स्पाज्म आ जाता है, बिल्कुल बहुत बहुत तेज पेन होता है। इसके साथ साथ में पोस्चर इशू, कंटिन्यू नेक पेन कैन कॉज पीपल टू हंच और टिल्ट देयर हेड टू वन साइड लीडिंग टू पुअर पोस्चर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गर्दन एक साइड को झुक जाती है, गर्दन एक साइड को झुक जाती है, फिर दूसरी तरफ गर्दन करने में जान निकल जाती है एकदम। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे कैसे? लगातार गर्दन में दर्द है और जकड़न है। दूसरा, आपकी गर्दन का मूवमेंट बहुत क्लियर नहीं है, पेन हो रहा है, आपकी मसल्स में स्पाज्म आ रहा है और गर्दन एक तरफ को झुकी हुई है। अगर इस तरह के लक्षण हैं, तो निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। इसके साथ साथ और क्या होगा, और सुन लीजिए, देख लीजिए अच्छे से इसको, और क्या क्या है। हाँ जी, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स, ठीक है जी। न्यूरोवेस्कुलर कॉजेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन कॉज हेडेक्स एंड माइग्रेन्स बाय इंपैक्टिंग द नर्व एंड ब्लड वेसल्स इन द नेक एंड हेड। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या स्पॉन्डिलोसिस है, तो कई बार क्या होता है कि आपके ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द होता है और आपको लगता है मुझे माइग्रेन है। कई बार माइग्रेन माइग्रेन नहीं होता है, वो बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होने वाला सर दर्द होता है। क्लियर हो रहा छाया? तो जरूरी नहीं है कि हर सर दर्द क्या हो? माइग्रेन हो। कुछ सरदर्द कैसे होते हैं? कुछ सरदर्द माइग्रेन नहीं होते हैं, कुछ सरदर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी होते हैं, और कुछ सरदर्द ऐसे होते हैं जो ना तो माइग्रेन होते हैं और ना ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होते हैं, वो टोटल नाटक होते हैं, जैसे केकई ने किया था, है ना। केकई ने भी राजा दशरथ को यही कह के बुलाया था ना कि मुझे सर में दर्द है। तो तीन तरह के दर्द हो गए, एक तो माइग्रेन हो गया, दूसरा सर्वाइकल वाला हो गया, और तीसरा नौटंकी वाला हो गया, है ना। नौटंकी वाले की हम बात नहीं करेंगे, बाकी माइग्रेन में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएंगे आपको, और सर्वाइकल आज पढ़ा ही रहे। मसल टेंशन, स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन इन द नेक कैन लीड टू मसल टेंशन दैट ट्रिगर्स हेडेक। कई बार क्या होता है कि अगर स्टिफनेस आ जाती है गर्दन में आपको, तो ये भी क्या करती है? हेडेक बढ़ाती है, सर में दर्द बढ़ा देता है। इसके साथ साथ रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन कब होगा? जब देखिए यहां देखिए, ये देखिए, ये स्पाइनल, ये सर्वाइकल की, ये पूरी है बोन, ये पूरी सर्वाइकल की वर्टिब्रा है। अब यहां पर कहीं कोई डिस्क हर्निएशन हो गया या डिस्क कंप्रेस हो गई, तो ये जो देखिए ये जा रही है ना, नसें जा रही हैं ऊपर की ओर ब्रेन की ओर, ये कई बार क्या होती है? कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। और जब ये दब जाती हैं, तो इसकी वजह से भी सर दर्द होता है। यानी कि अगर स्पाइनल कॉर्ड आपकी ऐसे है और वो कंप्रेस हो गई है, तो जो वहां से नर्व्स निकल रही हैं टुवर्ड्स योर हेड, और वो कंप्रेस हो गई हैं, तो भी आपको सर में दर्द
हो सकता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नर्व कंप्रेशन भी हो सकता है। नर्व कंप्रेशन कैसे हो सकता है? नर्व कंप्रेशन ऐसे हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स एज दे एग्जिट द स्पाइनल कॉलम, लीडिंग टू नंबनेस, टिंगलिंग एंड इवन वीकनेस इन द आर्म्स एंड हैंड्स। आपको कई केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको यहां पर दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, और ये गर्दन का दर्द क्या होगा, ये रेडिएट करेगा टुवर्ड्स, कहां रेडिएट करेगा? टुवर्ड्स हैंड रेडिएट करेगा। गर्दन में दर्द है जो कि कंधे से होते हुए हाथ तक रेडिएट कर रहा है, और हाथ में क्या होगा? सुन्नपन होगा, सुन्नपन होगा, चींटी सी काटेंगी। और कई बार क्या होता है कि ये हाथ जो है अपेक्षाकृत दूसरे हाथ के कमजोर होता है, यानी आपको ग्रिपिंग आपकी कमजोर हो जाएगी। रेडिएटिव सिम्टम्स क्या होंगे? द नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफन रेडिएट्स डाउन द आर्म एंड इनटू द फिंगर्स। कई बार ये उंगलियों तक पहुंच जाते हैं, उंगलियों तक पहुंच जाते हैं, और उंगलियों पे पहुंचने के बाद में क्या होगा? ये आप देख रहे हैं नाखून, ये नेल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको जानकी दीदी? ये नेल्स कैसे हो जाते हैं? ये ब्लूइश हो जाते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वो कंडीशन है जो बहुत बहुत आप कह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, जब तो हमारी नर्व इतनी इतनी कंप्रेस हो जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हाथ पूरा रुक जाता है, और हमारे नाखून नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। द नमनेस एंड टिंगलिंग में कम एंड गो। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके हाथों में चींटी सी काट रही हैं, सुन्नपन है, और वो आएगा और वो जाएगा। कई बार आपने मालूम पड़ा आज दिन भर बैठ के पढ़ाई कर ली, या दिन भर आपने, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, मैं, आपने गेहूं बिन लिए या चावल बिन लिए, या आपने झुक के कोई काम कर लिया, तो इसकी वजह से अचानक से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। तो इंटरमिटेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपने झुक के कोई काम कर लिया, आपने कपड़े धो लिए, आपने किचन में कोई काम ज्यादा देर तक कर लिया, आपने स्वेटर बिन लिया गर्दन झुका के, आपने कोई बिनाई सिलाई कढ़ाई कर ली आपने, और उसके बाद से अचानक से आपको लगेगा मेरी पूरी गर्दन जकड़ गई, और वो गर्दन का दर्द कहां तक पहुंच गया? वो हाथ तक पहुंच गया। तो ये भी आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी सिम्टम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। इसके साथ साथ और क्या सिम्टम आएंगे वो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। और क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं इसमें? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। Cervical spondylosis can cause weakness and loss of coordination in the arms and head, making it difficult to grip objects or perform fine motor tasks। यानी कि आप ग्रिप नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप बॉटल का ढक्कन भी नहीं खोल पाएंगे, इतनी दिक्कत आपको होगी, आप कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ मस्कुलर एट्रोफी हो जाएगी आपको। Over time, the muscles in the arms and hand may begin to waste away due to the reduced nerve function caused function by cervical spine degeneration। यानी कि अगर आपकी स्पाइन डिजनरेट कर रही है, वहां पर आपकी वर्टेब्रास क्या हो रही हैं? डिजनरेट कर रही हैं, उनके बीच की कुशनिंग जो है वो वीक हो रही है। तो कई बार क्या होगा? आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपके हाथों की मसल्स वीक पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। increased risk of drooping, the weakened grip strength and loss of dexterity can lead to an increased risk of dropping objects। यानी कि आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपकी पकड़ मजबूत नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये सब सिम्टम्स किस चीज के हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ये सिम्टम्स हैं। और सुन लीजिए ध्यान से। डिस्फेजिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन कॉज डिफिकल्टी सॉलोइंग एंड ऑल्सो नोन एज डिस्फेजिया। दिस ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द इसोफेगस फ्रॉम द कंप्रेस्ड स्पाइनल डिस्क। यानी कि स्पाइनल डिस्क की वजह से आपके इसोफेगस पे प्रेशर पड़ेगा, और इसोफेगस यानी कि आपकी भोजन नली, आहार नली जिसको बोलते हैं, इस पे प्रेशर पड़ेगा। और इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा? आप जो है अच्छे से सॉलो नहीं कर पाएंगे, आप निगल नहीं पाएंगे। और ये सॉलोइंग क्या होती है? कई बार पेनफुल हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। यानी अगर खाना आप खा रहे हैं तो कई बार आप अपनी जो बाइट है उसको बहुत अच्छे से सॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके साथ साथ में आपका कई बार चोक हो जाएगा, कई बार खाना गले में फंस जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप खाना खा रहे हैं और खाते खाते गाना खाना गले में फंस गया एकदम से, फिर आप पानी पीते हैं और बहुत देर तक आप, जब पीछे से कोई कोई धक्का देता है, पीठ पे कोई ठोकता है आपको, तब जाके आपको लगता है थोड़ा सा रिलैक्स मिला। ये किस कंडीशन में हो सकता है? ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। ये कुछ स्पेस रेयर सिम्टम्स है, सबको नहीं होते हैं,
लेकिन कई बार ये देखे गए हैं। इसके साथ साथ कॉज ऑफ डिजीनेस यानी कि अगर चक्कर बहुत आते हैं, चक्कर बहुत आते हैं आपको, अचानक से उठ के खड़े हुए एकदम से चक्कर आ रहा है, सर बिल्कुल हल्का हो गया है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है। और ये कब होता है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी होता है। और इसके साथ साथ अगर आयरन डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। डिसरप्टेड बैलेंस, द डीजनरेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन कैन ऑल्सो डिसरप्ट द बॉडीज बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन फुटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल आपका जो है, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, पैर इधर रखोगे जाएगा उधर, हाथ से आप कोई चीज पकड़ना चाहोगे, आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो ये भी किस चीज के लक्षण है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण है। ठीक है साहब, आइए और बात करते हैं थोड़ा सा। रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, मैंने बताया आपको, स्टिफनेस एंड टाइटनेस रहेगा, डिफिकल्टी इन टर्निंग हेड रहेगा, इसके साथ साथ में आपकी मोबिलिटी क्या होगी? वो रिड्यूस हो जाएगी। ये मैंने कुछ लक्षण आपको शेयर किए हैं। इसके साथ साथ में रेडिएटिंग पेन में मैंने कहा कि दर्द होगा गर्दन में, लेकिन वो दर्द दिखाई कहां पड़ेगा? वो दिखाई पड़ेगा आपको मसल्स में, मसल्स में दिखाई पड़ेगा आपको। अपर आर्म में अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो मे बी पॉसिबल ये सर्वाइकल का पेन हो। आपको शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है तो मे बी पॉसिबल ये फ्रोजन शोल्डर हो, लेकिन मे बी पॉसिबल ये सर्वाइकल का पेन हो सकता है। आपकी उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, अचानक से आपकी उंगलियां सुन्न पड़ी जा रही हैं, तो ये भी संभावना है कि ये सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। तो चार चीजें मैंने बताई, रिवर्ट पेन, उसके अलावा लिमिटेड मोटेलिटी, पिंच नर्व्स एंड मसल स्पाज्म, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। ये सारे लक्षण किस चीज के हैं? ये सारे लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हैं। इसके साथ साथ में अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है तो उसकी डेली एक्टिविटीज जो है वो भी इंपैक्ट करने लगती हैं। ठीक है साहब, आइए बात करते हैं सोल्यूशन क्या होगा। एक कर दिया। आइए बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, समझिए ध्यान से। अगर आपको डीजनरेशन है, अगर आपको डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आप क्या लेंगे? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आपको लेना ही लेना है। वैसे भी मैं बता दूं आपको, अगर किसी की भी उम्र 30 साल से अधिक हो चुकी है तो उस व्यक्ति को कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को विटामिन डी के साथ जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कैल्शियम का क्षरण 30 वर्ष के बाद आपकी हड्डियों से होना स्टार्ट हो जाता है। मीनोपॉज अगर हो गया है, अगर 50 वर्ष की उम्र हो गई है, तो हर हालत में मान के चलिए आपकी हड्डियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही हैं। ऐसी स्थितियों में आपकी हड्डियां पूरी तरह से ना कमजोर हो जाएं, आपकी हड्डियां पूरी तरह से एक दूसरे पे ना बैठ जाएं, इसके लिए अपनी हड्डियों को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेनी ही होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हैं, क्या ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो रहा है? ये भी बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है, कि जो मैं कैल्शियम ले रही हूं मेरी हड्डियों में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये आपकी हड्डियों में कब जाएगा? ये आपकी हड्डियों में तब जाएगा जब आपके पास में विटामिन डी थ्री होगा। अगर विटामिन डी थ्री आपकी हड्डियों में नहीं होगा तो फिर ये कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए साथ ही साथ में आपको विटामिन डी थ्री भी लेना ही लेना है। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट तो कंपलसरी हो गए। अब तीसरी चीज आपको लेनी है, इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे क्यों लेना है? आइए समझते हैं। इंटेलेक्टे इसलिए लेना है क्योंकि, बस समझा दो पढ़ा दो जिससे कि, इंटेलेक्टे इसलिए लेना है आपको क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। यानी कि ये आपको सब बांध के, लिगामेंट्स हैं, सब एक स्पाइन को दूसरी स्पाइन से बांध के रखा हुआ है। ये देखिए आप यहां, ये लिगामेंट्स हैं। रेणुका दिखाई पड़ रहा है? दो दो वर्टेब्रा जो हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? एक रस्सी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं, जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं। ये लिगामेंट्स जो हैं इनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये उम्र के साथ में धीरे धीरे फटने लगते हैं। जैसे कभी किसी ने हवाई चप्पल पहनी हो तो हवाई चप्पल में बद्धियां याद है? हवाई चप्पल में बद्धियां होती थी, वो वो बांध के रखती थी। तो ये पूरे ज्वाइंट्स हमारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब बंधे कैसे हैं? टेंडन्स के माध्यम से।
लिगामेंट्स के माध्यम से। ये लिगामेंट्स को रोक के रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, और बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हमें चाहिए होता है ऐसे में। तो वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी हमारे पास क्या है? वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी हमारे पास क्या है? वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी हमारे पास में है इंटेलेक्टिव। इंटेलेक्टिव वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी हमारे पास में इंटेलेक्टिव है। तो इंटेलेक्टिव जब आप लेते हैं तो ये दो काम करता है, एक तो आपके लिगामेंट्स की हेल्थ को अच्छा रखता है, और दूसरा आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रखता है, स्वेलिंग को कंट्रोल रखता है। तो ये तीसरा प्रोडक्ट इंटेलेक्टिव बहुत जरूरी है। चौथा, टर्मरिक। जब कभी बचपन में हमें चोट लगती थी या कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती थी, कहीं दर्द होता था, तो हमारी दादी नानी मम्मी क्या कहती थी? हल्दी वाला दूध पी लो। हल्दी वाला दूध पी लो। क्यों हल्दी वाला दूध पी लो? क्योंकि हल्दी में दो तीन इफेक्ट होते हैं। एनाल्जेसिक होता है ये, एंटीबायोटिक भी होता है ये, इसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, यानी दर्द भी खत्म करता है, सूजन भी खत्म करता है, और इसके साथ साथ में एंटीबायोटिक तो होता ही होता है ये। तो किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हुई है, तो ये पक्का मान के चलिए वहां पर कहीं ना कहीं स्वेलिंग तो आई है, वहां पर कहीं ना कहीं पेन तो है। तो टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। तो आपको ये भी लेना होगा, टर्मरिक ले लीजिए, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। ठीक है। अब एक और पंगा है कि साहब दर्द तो सर्वाइकल में है, लेकिन उसका असर कहाँ दिख रहा है? उसका असर हमारे हाथों पे दिख रहा है, उसका असर हमारी उंगलियों पे दिख रहा है, हमारी पूरे हाथ में चींटियां सी काटती रहती हैं, पूरे हाथ में लगता है जैसे सुन्न पड़ गया है पूरा हाथ, नम हो गया है पूरा हाथ, हमसे पेन नहीं पकड़ा जाता, हमसे बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है, हमारे हाथों के नाखून हल्के से नीले से पड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? तो आपको नसों को ताकत देने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? नसों को ताकत देने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, बताइए? आपको अगर नर्व्स को ताकत देना है तो नसों को ताकत देने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? ऑफ कोर्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। इसके बदले भैया हम कुछ नहीं बता सकते। हम हमारी क्लिनिक पे जब पेशेंट्स आते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, अब तो मैं एज ए नेटवर्कर बात कर रहा हूँ। मेरी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है, मैंने उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, और कोई प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिख के दिया, और मेरा पेशेंट अगर मुझसे ये बोले कि सर जी ये दवाई तो हम नहीं खाएंगे, इसके बदले को दूसरी लिख दो, तो डॉक्टर क्या जवाब देता है? वही जवाब मैं भी दूंगा। अब आपका डॉक्टर बहुत प्यारा है तो अच्छी बात है। हाँ। चलिए, तो नसों में क्या करेंगे हम उसके लिए? नसों के लिए हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है? बी कॉम्प्लेक्स। तो पांच के पांच सप्लीमेंट है, पांचों ही जरूरी हैं। आप कहें सर इतनी सारी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल इतनी सारी ही लेनी पड़ेंगी। कैल्शियम भी लेना पड़ेगा, D3 भी लेना पड़ेगा, इंटेलेक्टे भी लेना पड़ेगा, बी कॉम्प्लेक्स भी लेना पड़ेगा, बी कॉम्प्लेक्स भी लेना पड़ेगा, और टर्मरिक भी लेना पड़ेगा। अगर पांच सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ेगा आपको, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है जी साहब। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना है इसमें? क्या सिर्फ इतने से सही हो जाएंगे हम? जी नहीं, इतने से सिर्फ सही नहीं होंगे। इसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी। आपको जो भी रूटीन एक्सरसाइजेस हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, आपको वो करनी ही पड़ेंगी। एग्जाम्पल के रूप में वो जो ये वाली एक्सरसाइजेस हैं, ये वाली एक्सरसाइज हैं, ये वाली है, ये आपको करनी ही पड़ेंगी, और रेगुलर बेस पे करनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक और बता दूं आपको, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए गर्म सिकाई करिए, 1 मिनट के लिए ठंडी सिकाई करिए। 3 मिनट के लिए गर्म सिकाई, 1 मिनट के लिए ठंडी सिकाई। इस तरह से 3 बार गर्म सिकाई, 3 बार ठंडी सिकाई, 12 मिनट का पूरा सेशन है ये। गर्म और ठंडी सिकाई करेंगे तो इससे भी काफी आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने सप्लीमेंट्स बताए कुछ आपको, एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी बताई। ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। ठीक है जी साहब। अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आता हूं आपको ऑस्टियो अर्थराइटिस पढ़ाने के लिए। बहुत कुछ पढ़ाना है। ऑस्टियो अर्थराइटिस, अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ऑस्टियो अर्थराइटिस। शायद ही आज की तारीख में कोई भी ऐसा घर हो जिस घर में 50 वर्ष या 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग रहते हो, और वो ये कहें कि साहब हमारे किसी भी ज्वाइंट में कोई पेन नहीं। शायद ही ऐसा कोई घर।
हर घर में अगर 50 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग रहते हैं, तो किसी को घुटने में दर्द है, तो किसी को कंधे में दर्द है, तो किसी को गर्दन में दर्द है, तो किसी को कहीं दर्द है, तो किसी को कहीं दर्द है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अगेन ए डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मैंने बोला था, वो भी क्या था? इट्स एन डिजनरेटिव डिजीज, यानी कि उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग। उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज है दैट अफेक्ट्स मिलियंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व में मिलियंस लोग इससे प्रभावित हैं। इट ऑकर्स व्हेन द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज दैट कुशन्स द एंड्स ऑफ द बोन्स ग्रेजुअली वियर अवे, लीडिंग टू पेन, स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड मोबिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, समझाता हूं मैं आपको अपनी भाषा में। ये है, देखिए यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अपने अपने घुटने देख लीजिए, बिल्कुल सबके घुटने ऐसे ही हैं। बिल्कुल जैसे बर्गर देखा, बर्गर आपने, बिल्कुल बर्गर की तरह से है। ऊपर पाव लगा है, नीचे पाव लगा है, बीच में टिक्की रखी हुई है। और बीच में टिक्की जो है अगर गायब हो जाए तो बर्गर बेस्वाद हो जाता है। तो बिल्कुल यही समझ के चलिए, ये आपका घुटना है। ऊपर फीमर, नीचे टीबिया, और फिर यहां पर आपके कार्टिलेज। ये आपके कार्टिलेज हो गए। होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। और जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, तो होता क्या है, आइए समझते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, degenerative joint condition. Osteoarthritis is a progressive joint disease characterized by the breakdown and eventual loss of the cartilage that cushions the end of the bones. बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा है ये, कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर दो ज्वाइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज खिस गया है, इसका लॉस हो गया है, जो कि दोनों हड्डियों को कुशन करता था। दोनों हड्डियों के एंड्स को क्या करता था? जो कुशन करता था। इसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। कब होता है ये? कॉमन इन एजिंग पॉपुलेशन। Osteoarthritis is one of the most common form of arthritis, particularly affecting older adults as the joints wear down over time. जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो है, ये कार्टिलेज घिसता चला जाता है। और इसीलिए ज्यादातर ये बीमारी किसको होती है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होती है। लेकिन सौभाग्यवश, और आप लोगों को जिस तरह से खाने पीने का स्टाइल है, अंदाज है, और जिस तरह के लाइफ स्टाइल को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अब हमें ये 45 वर्ष की उम्र में भी दिखना शुरू हो गया है। 45 साल के लोग भी हमारे पास आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन के। कॉजेस क्या है? कॉजेस ज्वाइंट पेन एंड स्टिफनेस एज द कार्टिलेज deteriorates, the underlying bone begins to rub against each other, leading to pain, swelling and decreased range of motion। यानी कि जैसे ही ये देख रही है कार्टिलेज घिस जाएगा, वैसे क्या होगा, ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगी। और जब दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगी, तो क्या होगा? दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, और आपका पैर पूरी तरह से मुड़ नहीं पाएगा। आप आलती पालती मार के बैठ नहीं पाओगे। इंपैक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज, यानी कि द debilitating symptoms of osteoarthritis can significantly impact a person's mobility and quality of life, making daily task challenging। आपके डेली के टास्क जो है वो चैलेंजिंग हो जाएंगे। अगर आपके घर में वेस्टर्न स्टाइल का कमोड है, आप भाग्यशाली हैं, ठीक बात है। लेकिन अगर आपके घर में इंडियन स्टाइल का कमोड है, तो निश्चित रूप से परेशानी तो होगी। ऐसी स्थिति में, है ना, परेशान तो आप होते हैं। ठीक बात है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने समझाने का प्रयास किया। क्लियर हो रहा है उषा जी? समझ में आ रहा है आपको? बलदेव सर, समझ में आ रहा है आपको? मेरी भाषा समझ में आ जाती है आपको? वैसे मेडिकल साइंस एक दिन में पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, 1 घंटे में मैं आपको पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा दूं। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि आप किसी के सामने भी बैठ के एटलीस्ट बता दो, नहीं यार ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या चीज। ये डॉक्टर जब आपको समझाने का प्रयास करे कि देखो आपके कार्टिलेज घिस गए हैं, तो आप कहो डॉक्टर साहब मैं समझता हूं इस बात को कि कार्टिलेज क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में जो कुशन होता है वो। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है समझाने का। चलिए, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में
Joint degeneration. Osteoarthritis is primarily caused by the gradual breakdown and wearing away of the protective cartilage within the joints, जो मैं समझाया अभी आपको, leading to bone on bone friction. ये भैया देखो, ये है दो ज्वाइंट्स, ये बीच में कार्टिलेज था, अब ये कार्टिलेज गया है घिस, तो देखो दोनों ज्वाइंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। दूसरे वाला देखिए फिगर इसमें दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। अब जब दोनों ज्वाइंट्स एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी मिलेगी। आपको अक्सर जो बुजुर्ग लोग दिखाई पड़ेंगे जो कहते हैं मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो आपसे कहते मिलेंगे कि हमारी हड्डियों का गैप कम हो गया है। अक्सर वो कहते हैं कि हमारे हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया है। गैप कम होने का मतलब क्या है कि वो जो कार्टिलेज था वो घिस गया है पूरी तरह से, और दोनों हड्डियां एक दूसरे से चिपक गई हैं। और फिर वो पैर आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के पैर टेढ़े होने लगते हैं, पैर टेढ़े होने, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये होता कब है, क्यों होता है, कॉजेज में सबसे पहला कॉज है एक्सेस वेट। कैरिंग एक्स्ट्रा बॉडी वेट प्लेसेस एडिशनल स्ट्रेस ऑन वेट bearing joints, significantly increasing the risk of osteoarthritis in the hips, knees and ankles. बड़े सिंपल सी भाषा में बात को समझने का प्रयास करिए। एक ट्रक है, एक ट्रक है, एक ट्रक है, उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन सामान लेके जाने की, 10 टन सामान वो ट्रक लेके जा सकता है। ठीक बात है। अब आपने क्या किया, उस ट्रक पे आपने 10 टन की जगह 12 टन सामान रख दिया। टायर जो है ट्रक के साथ लग के आए थे वही हैं अभी, फिर आपने 12 टन की जगह धीरे धीरे 15 टन रख दिया। टायर अभी भी वही है जो ट्रक के साथ लग के आए थे। फिर आपने कुछ दिनों बाद क्या करा, 20 टन रख दिया सामान उसके ऊपर, टायर अभी भी वही है जो कंपनी से लग के आए थे। अब मुझे बताओ टायरों की स्थिति क्या होगी। अगली बार जब मिठाई खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, चाउमीन खाना, तो इन टायरों पे विशेष ध्यान देना कि ये टायर जो है मेरे, ये टायर नहीं बदले जा रहे हैं। ये जो है ऊपर ऊपर ट्रक पे लोड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टायर तो वही वाले हैं जो कंपनी से लग के आए हैं। तो फिर क्या करेंगे टायर, फिर टायर जितने समय तक आपको खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, तब तक तो आपको खींचेंगे। और फिर एक सीमा के बाद में टायर आपसे कहेंगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो वो आपको सिग्नल देंगे। कैसे सिग्नल देंगे, वो दर्द से सिग्नल देंगे, वो रेडनेस से सिग्नल देंगे, वो स्वेलिंग से सिग्नल देंगे, वो आपको चलने फिरने में तकलीफ पैदा करेंगे। फिर आप किसके पास जाओगे, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे। और फिर डॉक्टर क्या कहता है, अगर मान लो ट्रक का टायर पूरा खराब हो गया, रविंदर अंकल, आप जाओगे टायर वाले के पास में, पंचर वाले के पास में, पंचर वाला क्या कहेगा, रविंदर अंकल टायर चेंज करा लो, टायर घिस गए हैं। और आप जाते हो ऑर्थोपेडिक के पास में, और ऑर्थोपेडिक से कहते हो डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। फिर डॉक्टर क्या कहता है आपसे, घुटना चेंज करा लो, घुटने घिस गए। यही तो बोलता है, कहता है घुटना चेंज करा लो, घुटने घिस गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट। फिर वो वहां से शुरू होती है कहानी नी रिप्लेसमेंट की, कि सर अब तो घुटने घिस गए हैं, अब नी रिप्लेस कराने। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिप्लेस ना कराने पड़े, भगवान के यहां से जैसे आप, भगवान ने आपको भेजा है, आप वैसे ही जाना जाना चाहते हो, है ना, वैसे ही वापस जाना चाहते हो भगवान के यहां पर, तो सबसे पहला काम क्या करिए, अपने वजन को नियंत्रित करिए, अपने वेट को नियंत्रित करिए। आपका वेट नियंत्रित रहेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, अर्ली साइन ऑन सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले ज्वाइंट पेन रहेगा। इसके सिम्टम्स बड़े आसान है, किसी को भी देख के आप समझ सकते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। ज्वाइंट पेन, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ ज्वाइंट पेन, स्पेशली इन द नीज, हिप्स एंड फिंगर्स। तो आपको जब भी कभी हिप में आपको पेन महसूस हो, या आपको ज्वाइंट्स में स्पेशली घुटने में दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, और आपकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, और आप घुटने पे हाथ रखें और कटपट कटपट की आवाज आनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब समय शुरू हो गया है। आपका समय शुरू होता है अब। बोलते हैं ना वो अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति में, कि आपका समय शुरू होता है अब। तो अपने अपने घुटनों पे हाथ रख के देखिए, और हाथ रख के देखने के बाद में अगर वो घुटने कटपट कटपट की आवाज करके बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका समय शुरू हो गया है अब। अब ऊपर से कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बुढ़ापा अंदर प्रवेश कर गया है, बुढ़ापा अंदर प्रवेश कर गया है। अब लगाते रहो क्रीम पाउडर, वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि राम से की पिक्चर जिन्होंने देखी है, पुराने लोग जो बैठे होंगे उनको मालूम होगा, एक पिक्चर आया करती थी, डरावनी पिक्चर है, भूतिया पिक्चर है, राम से ब्रदर्स की।
और रामसे ब्रदर्स की पिक्चरों में जब वो दरवाजा खुलता था तो जो आवाज आती थी, जिस दिन वो आवाज आपके ज्वाइंट से आना शुरू हो जाए, समझ लीजिए बुढ़ापा आ गया। समझ लीजिए बुढ़ापा आ गया। ठीक है साहब, चलिए स्टिफनेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन कॉज स्टिफनेस पर्टिकुलरली आफ्टर पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी। जब आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे और आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे से बैठे हुए हैं, और जैसे ही उठने का प्रयास करा और मुंह से आवाज निकली हाय राम, बस समझ लीजिए अब शुरू हो गया। वो अनावश्यक निकलता है राम का नाम, ऐसे नहीं आपको बोलते रहो कि मेरे मुंह से राम का नाम निकले को ना निकले, लेकिन जब आप बैठे हैं 2 घंटे से कुर्सी पे और अचानक से उठना पड़े और फिर अचानक से मुंह से आवाज निकले हाय राम, समझ लीजिए कि अब जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्टिफनेस यानी कि जकड़न, बैठे के बाद में उठना पड़ जाए तो जकड़न। इसके साथ साथ स्वेलिंग आ सकती है इसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्वेलिंग हो सकती है, और इसके साथ साथ में आपको क्या होगा, आपको रिड्यूस मोबिलिटी यानी कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, ज्वाइंट पेन हो रहा है, जकड़न महसूस हो रही है, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ गई है, और इसके साथ साथ चलना फिरना यानी सीढ़ियां चढ़ना सीढ़ियां उतरना, आलती पालती मार के बैठना या इंडियन कमोड में बैठना आपके लिए मुसीबत है, तो निश्चित रूप से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिग्नल हैं। ठीक है जी साहब, ये सब तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप मेडिटेशन मैनेजमेंट में क्या आएगा, पेन रिलीवर्स आप ले सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, कोई ना कोई ट्यूब वगैरह आते हैं, ओमनी जल वोलनी जल वो लगा सकते हैं। कुछ आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी ले सकते हैं जो डॉक्टर्स आपके प्रेस्क्राइब करते हैं, एनएसएआईडी वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं, वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में सम नेचुरल सप्लीमेंट्स में, नेचुरल सप्लीमेंट्स में दो चीजों को बोला जाता है, वो है एक ग्लूकोसामाइन और दूसरी है कॉन्ड्राइटिन। ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन को ये बोला जाता है कि ये आपकी ज्वाइंट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी साहब, फिजिकल थेरेपी जरूर करिएगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, बहुत जरूरी है, वेट को मैनेज करिए, मसाज करिए ज्वाइंट्स में, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में आपको कुछ, हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अच्छा खाना खाइए, स्ट्रेस में मत रहिए। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे लेके चलता हूं आपको। ये ये सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं, इन सप्लीमेंट्स को आपको लेना है। ठीक है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं आप नोट कर लीजिए। ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आपको ग्लूकोसामाइन की नाश्ते के बाद या खाने के बाद जरूर लेनी है, जरूर लेनी है। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को जरूर लीजिए, नाश्ते के बाद या खाने के बाद। कैल्शियम की गोली अकेले नहीं ली जाती है, इसके साथ में विटामिन D3 जरूर ऐड किया जाता है, तो अगेन विटामिन D3 लीजिए। कहीं ना कहीं स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, इसलिए टर्मरिक बहुत जरूरी है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर, वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी जो हमारे पास में है, वो क्या है, क्रिल ऑयल कैप्सूल। ये 5 प्रोडक्ट हैं, ये 5 सप्लीमेंट्स हैं। इन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में अगर आप शामिल करेंगे तो आप निश्चित मान के चलिए जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वहां पर आपको बहुत आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बजट इतना नहीं अलाउड कर रहा है, तो भी आपको ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम तो जरूर लेना है, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम तो जरूर लेना है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, किसी को पता है ग्लूकोसामाइन के कंटेंट्स क्या क्या है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं मोदी करके, ग्लूकोसामाइन के कंटेंट्स क्या क्या है, ग्लूकोसामाइन में क्या क्या मिला हुआ है? ग्लूकोसामाइन का जो डिब्बा है हमारा, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, रेणुका मिस्त्री बताओ भाई। अंजू श्रीवास्तव, करक्यूमिन मिला हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिश ऑयल कहां से मिल गया? चलिए, हमारा जो ग्लूकोसामाइन है उसके अंदर ग्लूकोसामाइन सल्फेट फॉर्म में है, इसके साथ साथ में उसमें मिला हुआ है बोस्वेलिया सेरेटा। बोस्वेलिया सेरेटा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बोस्वेलिया सेरेटा को हिंदी में बोलेंगे शल्लकी, शल्लकी। और वन ऑफ द बेस्ट एनाल्जेसिक इन आयुर्वेदा इज शल्लकी। आयुर्वेद में अगर आप पूछेंगे सर मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए, तो कोई भी वैद्य या आयुर्वेद का ज्ञान जिसको होगा वो आपसे क्या कहेगा, शल्लकी की गोली लेना शुरू कर दो, शल्लकी लेना शुरू कर दो, आपको पेन में आराम मिल जाएगा।
और मोदी केयर का जो ग्लूकोसामाइन है उसके अंदर ऑलरेडी सल्लकी हमने डाला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी इसके अंदर है। कॉन्ड्राइटिन क्या करता है, वो आपके ज्वाइंट्स के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको बढ़ाता है। जो आपके ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसके सूख जाने की वजह से आपके ज्वाइंट्स एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं, फ्रिक्शन होती है, चोट लगती है, यहां पर क्या होगा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की वजह से ज्वाइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन बना रहता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, करक्यूमिन है। करक्यूमिन यानी कि अगेन करक्यूमिन कहां से मिलता है, करक्यूमिन किसका कंटेंट है, करक्यूमिन किस हर्ब का एक्टिव मॉलिक्यूल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। पढ़ने पढ़ाने में भी मजा तभी आता है जब बच्चे भी अच्छे से रिस्पॉन्स करें। हल्दी का एक्टिव कंटेंट क्या है, करक्यूमिन, इसके अंदर करक्यूमिन भी है। इसके साथ साथ में इसके अंदर एक चीज और मिली हुई है। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कैसे होंगी आप बताओ। ग्लूकोसामाइन आपने लिया, पेप्स, हाँ, ग्लूकोसामिन आपने लिया, इसके अलावा आपने कॉन्ड्राइटिन सल्फेट लिया, आपने करक्यूमिन लिया, ठीक है ना, आपने बोसवेलिया सेरेटा लिया। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कैसे होंगी बॉडी में आपकी, एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास में क्या है, थोड़ा सा और पढ़िए अच्छे से। इसी के अंदर ब्लैक पेपर भी है, बायोप्रीन, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का एक्टिव कंटेंट बायोप्रीन इसके अंदर मिला हुआ है। ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्व करेगा, ये सारी चीजों को एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड नरेश जी, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर बायोप्रीन भी मिला हुआ है, ब्लैक पेपर का एक्टिव कंटेंट ये भी मिला हुआ है। तो ग्लूकोसामाइन हमारे पास में हो गया, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये दो मस्ट देने ही देने हैं। इस, अब बिटिया कैसे समझाए, कोई कहता है कि सर विटामिन D3 में रेड डॉट लगा है, विटामिन D3 ना खाएं तो क्या करते हैं उसकी जगह, उसकी जगह सूरज के सामने खड़े हो जाओ। कोई कह रहा है सर ग्लूकोसामान ना खाएं तो क्या करें, हम कैसे बताएं आपको हम। ये ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन का काम करेगा, फ्लेक्स ऑयल फ्लेक्स ऑयल का काम करेगा। ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है, फ्लेक्स ऑयल कार्टिलेज थोड़ी रीजनरेट करेगा बच्चे, ठीक है। ग्लूकोसामाइन, फिर उसके बाद कैल्शियम, ये दो मस्ट देने हैं। अब अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, D3 जरूर दीजिए, टर्मरिक जरूर दीजिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप उनको क्या दीजिए, उनको फिर आप, जो मैंने बोला ये लास्ट में क्या बोला, पांच, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, हाँ जी, क्रिल ऑयल कैप्सूल, ये जरूर दीजिए, ये जरूर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ में प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो किससे बनता है, वो प्रोटीन से बनता है। और ज्यादातर 60 की उम्र के बाद में, 65 की उम्र के बाद में या 55 की उम्र के बाद में वो साइनोवियल फ्लूइड सूखना शुरू हो जाता है। क्यों सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी आपकी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। तो प्रोटीन को आउटसोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन को आप आउटसोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी फायदा मिलेगा। अगर इस सब कुछ देने के बाद भी आपको जोड़ों में दर्द में आराम नहीं मिल रहा है तो एक प्रोडक्ट और ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है शिलाजीत, जिसका नाम है शिलाजीत। इसको भी ट्राई कर सकते हैं। शिलाजीत रात में सोते समय दूध के साथ में, मेल फीमेल दो में से कोई भी ले सकता है, मेल फीमेल दो में से कोई भी ले सकता है, निश्चित रूप से उसमें भी लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक अपने पास में जो पेन आयल आता है वो तो आएगा ही आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट मिलता है और आप उसको बहुत कम पैसों में ट्रीट करना चाहते हैं तो ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम तो दे ही दीजिए, उनको दो चीजें बता दीजिए, उनको दो चीजें बता दीजिए। एक, दिन में 3 बार कम से कम ऑयलिंग करें अपने ज्वाइंट्स की, ग्लूकोसामाइन कैल्शियम दे दीजिए। उसके बाद उनसे बताइए कि कम से कम 3 बार अपने ज्वाइंट्स की ऑयलिंग करें, मसाज करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अपना वजन कम से कम 5 किलो रिड्यूस करें। अगर आप उनका 5 किलो वजन कम करने में कामयाब हो गए और दिन में, हाँ फिर तो बेटा सभी कुछ दे सकते हो सोनाली जी, आप नोनी भी दे सकते हो, डिटॉक्स भी दे सकते हो, सभी कुछ दे सकते हो। ये मैंने आपको प्रायोरिटी बेस पे मैंने बताए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, मसाज कैसे करोगे, उसी तो करोगे ना। बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स दीजिए सुशीला जी, बिल्कुल दीजिए, निश्चित रूप से आराम मिलेगा, जो मैंने सर्वाइकल के प्रोडक्ट्स बताए थे। और दूसरा, 5 किलो वजन कम करिए, ये आपको बहुत आराम मिलेंगे, ये आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है जी साहब। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी मसाज करोगे आप दिन में 3 बार,
दिन में 3 बार जो भी मसाज करोगे, आप वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही करोगे। बहू के हाथ से करोगे फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहू के हाथ से मसाज करवा लेंगे, बहू को लगा देंगे काम पे, तो फिर फायदा नहीं होगा। आपको अपने हाथ से मसाज करनी पड़ेगी, सेल्फ हैंड। ठीक है, अपने हाथ से, अपने हाथ से मसाज करिएगा। फिर मतलब बहू ने तेल लगाती ही नहीं है मेरे जोड़ों में, बहू तेल क्यों लगाएगी? जोड़ तुम्हारे हैं, तेल भी तुम ही लगाओगे। ठीक है जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। होम रेमेडीज क्या क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत फायदेमंद होम रेमेडी है ये, बहुत लोगों को फायदा करती है। आपको लेना है 100 ग्राम सोंठ ले लीजिए, 100 ग्राम सोंठ ले लीजिए, 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए, और 100 ग्राम मेथी ले लीजिए। 100 ग्राम सोंठ, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी ले लीजिए, और 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर। 100 ग्राम सोंठ, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, ये ले लीजिए। सोंठ हल्दी मेथी को हल्का सा भून लीजिए, सोंठ हल्दी मेथी को हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद में फिर इसको पीस लीजिए। जब पाउडर बन जाएगा, तब उसमें अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम डाल दीजिए इसमें। अब आपको दिन भर में ये 1 चम्मच लेना है, चाहे तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ले लीजिए, या फिर 1 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने दूध के साथ में ले लीजिए। ये लगातार 6 महीने करिए। ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम D3, क्रेल ऑयल, टर्मरिक दीजिए। 6 महीने लगातार करिए। मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन प्लीज इसको 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिएगा। 3-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि आपने 60 साल लगाए हैं अपने घुटनों को खराब करने में। 60 साल में आपके घुटने खराब हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कम से कम 6 महीने का समय आप इनको जरूर दीजिए। 6 महीने का समय अगर आप देते हैं इसको, तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। जिससे बात करिए उनको बता दीजिए कि 6 मंथ का टाइम इसमें लगता है। ये करिए, निश्चित रूप से आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर कहता है कि सर ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो उन्हें बता दीजिए एक घुटने बदलवाने में कम से कम 2.5 लाख रुपए लगते हैं। एक घुटना चेंज कराने में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। दोनों घुटने चेंज कराने में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। और जरूरी नहीं है उसके बाद भी आप चल पाओगे प्रॉपर तरीके से या नहीं चल पाओगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और जरूरी भी नहीं है कि 10 साल बाद आपको दोबारा फिर से नहीं बदलवाने पड़ेंगे, 5 साल बाद फिर से नहीं बदलवाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर लेकिन अगर यहां पर आप, हाँ, यहां पर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो हार्डली ये ट्रीटमेंट 5,000 रुपए महीने का पड़ेगा। उसको भी अगर मोदी के सिस्टम में आके लेते हो, तो निश्चित रूप से उससे भी कम पड़ेगा ये। और अगर आपने 6 महीने इसको यूज कर लिया, तो आपके 20-25 हजार रुपए में आपके घुटने ठीक हो सकते हैं, और एक साथ में दोनों ठीक हो सकते हैं। और ना सिर्फ घुटने ठीक होंगे रविंद्र अंकल इससे, कैल्शियम लोगे तो कमर भी ठीक रहेगी, कैल्शियम लोगे तो गर्दन भी ठीक रहेगी, D3 लोगे तो गर्दन भी ठीक रहेगी, कैल्शियम और D3 लोगे तो हार्ट भी ठीक रहेगा, टर्मरिक लोगे तो लीवर भी ठीक रहेगा। यहां तो आप एक, हाँ जी, अगर शुगर देखिए, पुराने जो रिसर्च पेपर्स थे, उनमें से कुछ पेपर्स में ऐसा लिख के आया था कि अगर आप ग्लूकोसामाइन को डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, तो उससे उसकी शुगर बढ़ सकती है। लेकिन जो नए रिसर्च पेपर्स आए हैं, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ काउंसिल में डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं, वहां पर ऐसा आया है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं है। आप ग्लूकोसामाइन डायबिटीज के पेशेंट को बहुत आराम से दे सकते हो, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर आप ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं, तो 8-8 दिन में अपनी शुगर चेक करते रहिए। अगर एकदम से कोई स्पाइक आ रहा है, तो जरूर अपना ग्लूकोसामाइन बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है जी साहब। हाँ, न्यू रिसर्च पेपर्स में किसी तरह से ग्लूकोसामाइन और डायबिटीज का कोई इंटरेक्शन नहीं है। नहीं, रविंद्र अंकल देखिए हमारे यहाँ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हार्निया के लिए बेटा कोई सप्लीमेंट नहीं है, हार्निया के लिए तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, हार्निया के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप आज अपने आपने समझा होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझा होगा, इनका ट्रीटमेंट समझा होगा, इनकी होम रेमेडीज समझी होंगी। आशा है कि आप इन जो आपने ज्ञान लिया है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आसपास पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार लोगों को बताएंगे, और यही हमारा काम है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर किसी को डाउट है, तो आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हैं। 8840
648291, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप बात कर लीजिए मुझे। हो सकता है आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। थैंक यू।